तो स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन से। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक आता है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं जो कि फालतू होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में आने लायक होंगे। और प्रीलिम्स में आज के जाने में जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है, आज जाने में जो प्रीलिम्स जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हो स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओके, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द डच एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस, द डच एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। देखो, इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे तो अपना फैक्ट्रीज और वेयरहाउस लगाया था डच ने, बट वो गजपति रूलर के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोलकोंडा रूलर्स के द्वारा। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बचा क्या? बी, 2-3 हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। अल्फांसो डी अल्बाकेक्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। बिल्कुल सी 1510 में क्या किया था? कैप्चर किया था अल्बाकेक्यू ने किसको? गोवा को, बीजापुर सल्तनत से। थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। उसमें विजयनगर एम्पायर ही तो रूल कर रहा था, तो उन्हीं से क्या लेगा यहाँ पे, ये क्या लेगा? प्लॉट लेगा, लैंड लीज। ओके, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास आंसर तो पहले से पता लग गया, लेकिन हमको पता करना है कि देखो दो तरीके थे कि इसको आदमी को, दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक आदमी को सेकंड और थर्ड के बारे में पता हो, या फिर आदमी को ये पता हो कि फर्स्ट वाला गलत है। जब फर्स्ट वाला गलत है पता चल गया तो आप समय बचाने के क्या करो? टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ओके, सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। प्रीलिम्स में समय कम होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, क्वेश्चन को काम करना पड़ता है, जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है अपने को। किसके बारे में बताना है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है। ओके, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताना है अपने को। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेन इंटरेस्ट ऑफ डच lay not in India but in the Indonesian islands of Java, Sumatra and Spice Island where spices are produced। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो जज का ना इंटरेस्ट इंडिया पे नहीं था, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था ट्रेड पे, उनका ज़्यादा राज करने पे नहीं था। जो अंग्रेज का जो मेन एम था वो था राज करना, ठीक है। बट जो डच का जो सोच था वो था कि उनको ट्रेड पे ज़्यादा भरोसा करना है, राजवाज पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है उनको, ठीक है। तो ये ऐसे सोचते थे। बिल्कुल सही, और इंडोनेशिया में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते थे, इसीलिए दे फोकस इन इंडोनेशियन आइलैंड्स। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, दे एक्सपोर्ट इंडिगो, रॉ सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल। इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे, रॉ सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे, सॉल्ट पीटर, ऑफियम फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही है। लाइक द पोर्तुगीज दे ट्रीटेड द पीपल ऑफ इंडिया क्रूअली एंड एक्सपोर्टेड देम रूथलेसली। बिल्कुल सही है, बिकॉज ये भी हमारे पास एक है ना क्रिश्चियनिटी और स्वॉर्ड वाला, क्रिश्चियनिटी और स्वॉर्ड, ठीक है। क्रिश्चियनिटी और स्वॉर्ड वाला ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। आप क्रिश्चियनिटी अपनाओ नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहते थे। तो पोर्तुगीज के ऐसे ही थे, ये रूथलेस थे और क्रूअल थे, तो ये भी सही है हमारे पास। फोर्थ है, द डच हैड सक्सेसफुली सीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ एशियन ट्रेड एंड एंटायरली अबंडेंट इंडियन ट्रेड, ठीक है ना। क्या इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ एशियन ट्रेड एंड एंटायरली अबंडेंट इंडियन ट्रेड, क्या इंडियन ट्रेड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था क्या इन्होंने? नहीं। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। विद रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। बिल्कुल सही, जहांगीर ने पहली बार बोला था कि देखो आप फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में आप लगा सकते हो, परमिशन दिया था इसका। उसके बाद है द गोल्डन फरमान इंक्रीज द कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल। देखो गोल्डन फरमान जो था उसने क्या किया? कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाया, बट इट डज नॉट इंक्रीज द रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल, इट इंक्रीज द रिवेन्यू फ्रॉम गोलकोंडा रीजन, जो आज का अपने पास आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहां से क्या किया इसने? रिवेन्यू बढ़ाया। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वेर कैरिड आउट इन द फैक्ट्री सेटअप बाई कंपनी। बिल्कुल सी है, जो कंपनी थे मतलब जो फैक्ट्रीज थी, इनकी फैक्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस रखने का सामान रखा जाता था, वेयर हाउस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, ऐसा बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। सेकंड बार इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड बार इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। फोर्थ, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ज्यूइश ऑर्डर, बिल्कुल सही है। सेकेंड, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। फ्रांसिस जेवियर डाइड कहाँ पे? ही डाइड इन चाइना एंड नॉट इन गोवा, सो दिस इज इनकरेक्ट। चाइना में मर गए, वहाँ पे उनको दफना दिया गया, बट उसको उनकी इच्छा थी, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको ये पता चला कि उनकी इच्छा थी कि गोवा में दफनाया जाए, इसीलिए वहाँ से उनका कब्र को उठा के ये गोवा में ला के वहाँ पे मम्मीज की फॉर्म में रखा गया। ठीक है, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा एवरी ईयर, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला इनकरेक्ट होता है, हमने ऐसे ही हटा दिया इसको, बचा क्या? सी 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। फिफ्थ, in the first quarter of the 17th century in which of the following was where the factory or factories of East India Company located? ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी में फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी? तो सबसे पहले तो कहाँ पे थी? सूरत पे थी, सूरत पे, अहमदाबाद है ना फैक्ट्रीज, और कहाँ थी? आगरा के अंदर था, और कहाँ था? आगरा, सूरत, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम, ब्रॉच, ये गोवा है ना, ये भी देखो, ये ब्रॉच आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, और ब्रॉच कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ठीक है, मसूलीपट्टनम, और ये हो गए मेन थे, ये सब फर्स्ट क्वार्टर में थे। ठीक है, तो इसमें से चिंचाकोल ये नहीं था, टिचनोपोली भी नहीं था, ब्रोच एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फर्स्ट, देखो होने में तो बहुत सारे थे, ये सारे उनके पार्ट थे, बट फर्स्ट क्वार्टर द 17th सेंचुरी मतलब 1650 से लेके 1700 तक, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर पूछा ना, तो 1601 से लेके 1625 फर्स्ट क्वार्टर द 17th सेंचुरी में इनके पास सिर्फ ब्रॉच ही था इनके पास। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 विद रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया इन 17th and 18th सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के बारे में बात करने हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी पे। ठीक है, फर्स्ट, द रॉयल चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ I अलाउड ऑल द यूरोपियन पावर इंक्लूडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। देखो, ये जो रॉयल चार्टर आया था, इसने सारे के सारे यूरोपियन कंपनी को इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि देखो भाई, आपके पास हम परमिशन देते हैं कि आप ही जाओ और इंडिया के साथ ट्रेड करो, ये रॉयल चार्टर ने बोला था, नॉट ऑल। तो ऑल वाले स्टेटमेंट थोड़े से इनकरेक्ट होने के चांसेस है, बट आपको यहाँ पे पढ़ा भी होना चाहिए कि हाँ, सारे के सारे को अलाउ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया था, ट्रेड मोनोपोली, मतलब उन्हीं को बोला कि आप ही जाओ, आप ही ट्रेड कर सकते हो इंडिया के साथ। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Second, the फरमान issued by औरंगजेब granted the East India Company and its official the right to trade duty free in कलकत्ता। देखो, कंपनी को बोला था कि आप कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, ये जो फरमान था औरंगजेब का, उसने बोला था कंपनी को कि कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, बट उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको तो टैक्स देना पड़ेगा। बट जब लड़ाई की इस बात पे, जो ऑफिशियल्स थे वो भी सोचते थे कि हाँ, हमको भी ट्रेड ड्यूटी फ्री टैक्स के बिना हमको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, बट ऐसा नहीं था। जो फरमान था औरंगजेब के द्वारा, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बोला था, बट नॉट द ऑफिशियल्स। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, देयर वॉज कंसिडरेबल पीस एंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन वेरियस यूरोपियन पावर इन ट्रेड विथ इंडिया। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, जब बहुत सारे आपस में यूरोपियन आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, तो ये सारे के बीच में लड़ाई होती थी, सारे के बीच में लड़ाई होती है। ऐसे नहीं कि कोई पीस था, नो कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं था, सबके बीच में आपस में लड़ाई होती थी, बिकॉज एवरीवन वांट पैसा। ठीक है, सो इनकट हमसे पूछा है, इनकट तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, 1 2 3, सो डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड जो आया था उसके बारे में हमको बताना है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्लेस इन द हैंड ऑफ रिवेन्यू कलेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिल्कुल सी है, जो कॉर्नवालिस था उन्होंने जो सिविल सर्विसेज का जो इंट्रोड्यूस किया, कलेक्टर का जो पोजीशन था उसको इंट्रोड्यूस किया किसमें? 1798 में। तो इन्होंने बोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होगा? रिवेन्यू कलेक्टर के हाथ में होगा, तो ये सही है। सेकेंड, दी लैंड रिवेन्यू असेसमेंट वॉज फिक्स परमानेंटली विद जमींदार। बिल्कुल से जो लैंड रिवेन्यू होगा उसको परमानेंटली किसके हाथ में दे दिया गया? जमींदार ही कनेक्ट करेंगे रिवेन्यू को और मेरे को देंगे, ऐसा किसने बोला? कॉर्नवालिस ने बोला, तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, प्राइवेट ट्रेड वॉज फॉरबिडन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। नो, नॉट ऑल द मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कि जुडिशियरी का पार्ट है, ऐसे मेंबर जो कि जुडिशरी का पार्ट है, ऐसे मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिवेन्यू कलेक्शन का पार्ट है, इनको अगर हमने ट्रेड में प्राइवेट ट्रेड करने दे दिया तो ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। सो करप्शन को हटाने के लिए इन्होंने बोला कि देखो भाई, प्राइवेट ट्रेड सबके लिए अलाउड है, बट जुडिशरी और रिवेन्यू वाले जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अलाउड नहीं है, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ करप्शन। तो उनको ये बोला बाद में, तुमको देखो, तुमको सैलरी ज्यादा दूंगा, तुमको ऐसा प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो,
सो ये गलत है। नॉट ऑल द मेंबर्स को फॉरबिडन किया था, जुडिशरी वाले मेंबर्स और रिवेन्यू वाले मेंबर्स, रिवेन्यू कलेक्शन में जो इन्वॉल्व थे उन मेंबर्स को ये क्या किया था, फॉरबिडन किया था। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। द आंसर इज बी बिकॉज 1 and 2 इज करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 किसके बारे में बात करता है? इट इंडियड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन, देखो लिखा है इट इंडियड ट्रेड कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द चार्टर ऑफ 1813, इट इज करेक्ट फॉर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्योंकि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या किया, उसने ट्रेड तो सारे ट्रेड जो मोनोपोली थी सब चीज में हटा दी एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी साथ इंडिया के साथ, और ट्रेड में तो करती चाइना थे। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब आया उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो हटा दिया। किसको छोड़ के? हाँ, टी, चाय को सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही लाएगा भारत से इंग्लैंड, और ट्रेड कौन करेगा चाइना के साथ? सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बाकी जितने भी हैं डच हैं, जो बाकी सब कंपनीज है वो भी आके कर सकते हैं, बट टी के मामले में नहीं कर सकते हैं। टी के लिए ट्रेड मोनोपोली थी वो चार्टर ऑफ 1833 में खत्म हुई। सो हमसे चार्टर ऑफ 1813 के बारे में पूछा, तो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट बाय द चार्टर ऑफ 1813, इट इज बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सेकंड है, इट ग्रांटेड परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज टू केम टू इंडिया एंड प्रीच। बिल्कुल सी है, ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि आओ और अपने धर्म को फैलाओ। ऐसा किसने बोला? ऐसा चार्टर ऑफ 1813 ने बोला। थर्ड है, इट डायरेक्टेड द कंपनी टू सैंक्शन 1 लाख रुपीज एनुअली टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड मॉडर्न साइंसेज। बिल्कुल सही है, इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए एंड मॉडर्न साइंस को प्रमोट करने के लिए चार्टर ऑफ 1830 ने क्या किया, 1830 में 1 लाख रुपया, उस समय बहुत ज्यादा था भाई, 1 लाख रुपया हर साल देंगे बोला। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। तो इसके बाद हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज 2 and 3 इज करेक्ट। ओके, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग काइनेटिक वॉर। काइनेटिक वॉर समझना है, काइनेटिक मतलब जो काइनेटिक मतलब आज का जो कोरामंडल कोस्ट है, कोरामंडल कोस्ट वाले रीजन में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमको बात करनी है, काइनेटिक वॉर्स के बारे में। ठीक है, वॉर्स एंड एसोसिएटेड ट्रीटी। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट काइनेटिक वॉर है, इट एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले। तो यहाँ पे ये वाला ये हो जाएगा स्टेटमेंट 1 का क्या है, 1 का हो जाएगा ये वाला। बट हमसे पूछा क्या है कि ये ऐसे कौन से करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट काइनेटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ व्हाट, एक्स-ला-चैपेले, एक्स दिस वन। तो ये फर्स्ट का ये हो जाएगा, फर्स्ट काइनेटिक वॉर की जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले थी। सेकंड काइनेटिक वॉर की जो ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, नॉट ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये तो गलत ही है, ये भी गलत ही है। ओके, तो जो पौंडीचेरी का जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इज रिलेटेड टू विच वॉर? इट इज रिलेटेड टू द सेकंड काइनेटिक वॉर। उसके बाद हमारे पास थर्ड काइनेटिक वॉर है, द ट्रीटी ऑफ पेरिस। द ट्रीटी ऑफ पेरिस इज रिलेटेड टू विच काइनेटिक वॉर? इट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक वॉर नंबर 3। सो ये 3 है जगह, बट हमसे करेक्टली मैच पूछा, मतलब ये सारा कोई सा भी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, नॉन ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच इन दिस क्वेश्चन बिकॉज द फर्स्ट काइनेटिक वॉर इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले, सेकंड काइनेटिक वॉर इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ व्हाट, पौंडीचेरी, एंड थर्ड काइनेटिक वॉर इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ व्हाट, ट्रीटी ऑफ पेरिस। 10 है, विथ रेफरेंस टू रंगपुर रिबेलियन इन 1783 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो रंगपुर रिबेलियन हुआ था 1783 के अंदर, उसके बारे में हमको बताना है कि सही क्या है गलत क्या है। इट वाज कर्स्ड ड्यू टू, देखो आपको समझ आने वाला कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई एक्स-ला-चैपेले क्या है, वो जमाना खत्म हो गया। ये यूपीएससी थोड़ा सा एडवांस हो चुकी है, कंपटीशन बढ़ा चुकी है, इसलिए कट ऑफ कम जा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी है, एक स्टेटमेंट के बारे में आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखोगे, चीज़ें के बारे में फैक्ट्स आपको पता नहीं होंगे अच्छे से, एकदम अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे पूछी जा रही है बिकॉज कंपटीशन ही हाई है ब्रो। सो इट वाज कर्स्ड ड्यू टू ऑपरेशन बाय द रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। बिल्कुल से जो रंगपुर रिबेलियन था वो क्यों हुआ था? बिकॉज जो रिवेन्यू कलेक्ट करने वाले थे वो उनका एप्रेसिव मेथड, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे जो पीजेंट्स हैं कि आप जब फसल नहीं हुई तब भी आप टैक्स दो, ऐसा बोलते थे उनको, इसीलिए क्या हुआ, लड़ाई हो गया। रंगपुर रिबेलियन 1783 का इसी वजह से हुआ। सो इट वाज कर्स्ड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ रिवेन्यू कलेक्टर्स, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट वाज एन आर्म्ड रिबेलियन ऑफ द पीजेंट, बिल्कुल सही, यहाँ पे हथियार उठा लिए थे उन्होंने बिकॉज लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सो इट इज करेक्ट। थर्ड, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पीजेंट फॉट साइड बाय साइड, बिल्कुल सही है भाई, जब दोनों की दिक्कतें एक थी तो लड़ेंगे तो साथ में। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? तीनों करेक्ट है, सो आंसर इज डी 1, 2 and 3।
कंसिडर 11 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया। यूरोपियन सेटलमेंट की बात करनी है, ये रिलेटिवली एक आसान क्वेश्चन है, बिकॉज यूपीएससी से आसान क्वेश्चन पूछती है, बहुत कम पूछती है, और जब पूछे तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और ये अभी कभी आ जाता है बिल्कुल। लेकिन अब तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि हिस्ट्री में जो ट्रेंड है यूपीएससी का वो टफ की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कॉलोनियल पावर्स एंड कैपिटल की बात करनी है, ब्रिटिश का जो कैपिटल था वो कहाँ था, कलकत्ता के अंदर। फ्रेंच का कैपिटल देखो, ये फ्रेंच को गोवा से जोड़ रहा है, बट फ्रेंच का जो कैपिटल था वो पौंडीचेरी था, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और पोर्तुगीज को पौंडीचेरी से जोड़ रहा है, पोर्तुगीज का जो कैपिटल था वो गोवा था, सो ये इंटरचेंज कर दिया। हमसे करेक्टली मैच पूछा है भाई, करेक्टली मैच यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, बाकी फ्रेंच का जो कैपिटल था वो पौंडीचेरी था, पोर्तुगीज का जो कैपिटल था वो गोवा था, जो कि इसमें करेक्टली मैच नहीं किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रॉयत वाली सेटलमेंट। रॉयत मींस होता है पीजेंट, रॉयत मींस होता है पीजेंट सेटलमेंट, ठीक है, तो एक समझ आना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रॉयत वाली सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेवेन्यू असेसमेंट वाज बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी एंड फील्ड एरिया। बिल्कुल सही। रॉयत वाली सेटलमेंट कहाँ पे देखने को मिलता था, ये मंडो ने इंट्रोड्यूस किया था, साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वहाँ पे जमींदार एब्सेंट थे, जनरली लार्ज जमींदार एब्सेंट थे, और वहाँ पे इस मेथड में क्या होता था, लैंड सर्वे होता था कि हाँ जिस जमीन में अच्छी जमीन है उसमें हाँ अच्छे क्रॉप उगाएंगे, अच्छा फसल आएगा, उसमें टैक्स ज़्यादा लगेगा, और जिस जमीन जो कि बंजर हो, जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन ना हो, उस जमीन में हम क्या नहीं करेंगे, ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे, उसमें नहीं भी हुआ पानी नहीं गिरा, पानी नहीं हुआ, धान तो खेती तो नहीं हुआ, तो उसमें भी हम टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा था। बट जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें ये मेंशन नहीं था कि भाई जमीन कैसी भी हो, आपको विदाउट कितना भी खराब जमीन हो, कितना भी अच्छा जमीन हो, इतना देना है, मतलब देना है, सो इट इज़ रिप्रेसिव। बट ये ऐसा नहीं था। द रेवेन्यू असेसमेंट वाज बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी एंड फील्ड एरिया, बिल्कुल सही है। सेकंड है, द एब्सेंस ऑफ लार्ज जमींदार वाज अ मेजर रीजन फॉर द एडेप्टेशन ऑफ दिस सिस्टम इन साउदर्न इंडिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जमींदार से तो जमींदारी सिस्टम आया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो जाता, बट वहाँ पे एब्सेंट थे जमींदार, तो इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम लाना पड़ा मुंडो को। इट कवर्ड द लीस्ट एरिया एज कम्पेयर टू अदर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया। गलत बात है भाई, ये लीस्ट नहीं, 51% जो रेवेन्यू सेटलमेंट वाला एरिया था वो ये कवर करता था, ठीक है ना, तो ये लिस्ट नहीं है, ये मोस्ट है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, करेक्टली मैच, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला दूसरा सही हो जाएगा, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है और प्रोविजंस है, ठीक है। तो चार्टर ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, इट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज, इट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी मेड फ्रॉम द इंडियन एक्सचेकर, बिल्कुल सही है। जो चार्टर ऑफ 1893 आया, इसने बोला कि जो सैलरीज होगी, किसकी सैलरीज जो होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले लोगों की, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले की जो सैलरीज होगी वो कहाँ से आएगी, इंडियन एक्सचेकर से। जो इंडिया में जो कमाई होगी वहीं से किसको सैलरीज दिया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाल रहे हैं, उनके मतलब इंडियन एक्सचेकर से जाएगा उनका सैलरी, तो ये सही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allowed Christian missionaries to came to Indian propagate religion, बिल्कुल देखा, हमें भी देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, पहला तो क्या कि इसने ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया, बट एक्सेप्ट ट्रेड विद दी चाइना एंड ट्रेड इन टी। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया। तीसरा, इसने क्या किया, इसने जो 1 लाख रुपीज थे, है ना, एनुअली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, इसके लिए दिए गए थे, तो ये सही हो जाएगा अपने पास। चार्टर ऑफ 1833 इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन इन दिस सिविल सर्विस, गलत बात है भाई। जो चार्टर एक्ट था ना 1833 का, इसने बात की थी, बट ओपन कंपटीशन जो आया था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1854 से आया था। मैकॉले ने क्या किया था, मैकॉले कमेटी ने इसको स्पेशली बोला था, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच क्या हो जाएगा, सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी के बारे में हमको गलत बताना है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। फर्स्ट ए, द आर्मीज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला मेट ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी हुगली रिवर, बिल्कुल सही है, दोनों आपस में मिले थे, तो सही है, हमसे पूछा, इनकरेक्ट है। सेकंड, द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द ब्रिटिश रिवेंज दैट लीड टू द बैटल। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था कि तहखाने में रख दिया था सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, और उनको वहीं पे खाने पीने कुछ नहीं दिए, तो मर गए सब के सब, तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। तो इसके लिए अंग्रेज गुस्सा हो गए थे और लड़ाई कर दिया सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, ओके। तो ये भी कारण माना था बैटल ऑफ पलासी का। उसके बाद तीसरा है, मीर जफर वन ऑफ द सिराजुद्दौला आर्मी कमांडर, ये सबसे बड़ा धोखेबाज निकला, ठीक है। मीर जफर वन ऑफ द सिराजुद्दौला आर्मी कमांडर किल सिराज, पीछे से चाकू घुसा दिया, किल स्वराज एंड वाज अपॉइंटेड नवाब इन हिज प्लेस। बाद में इनको समझ आ गया मैं गलती क्या की है भाई, ठीक है। सो ये भी सही है अपने पास, ये भी सही है, ये हमने गलत पूछा ना, हमसे क्वेश्चन पूछा गलत क्या है।
थर्ड, तो सब तीनों सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। देखते हैं, जगत सेठ एंड आर्मीनियंस और बंगाल सेपरेट द नवाब इन बैटलिंग। ये जो जगत सेठ था और आर्मीनियंस थे, ये ब्रिटिश के फायदे से अपने फायदे कमाते थे, इसीलिए ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। तो ये नवाब के खिलाफ थे, नवाब के साथ नहीं थे, नवाब के अपोजिट थे। सो इट इज he do not support the nawab, he opposed the nawab. So this is incorrect statement and this is the required answer because question हमसे पूछा गया है, इनकर बताना है अपने को। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, which of the following statement are correct with reference to Goa conquest and liberation। गोवा कॉन्क्वेस्ट और लिबरेशन के बारे में हमको बताना है, करेक्ट है। गोवा बिकेम अ पोर्तुगीज कॉलोनी इन 1510, कौन किया था? अल्फांसो डी अल्बाकाक्यू, अभी देखा था अल्बाकाक्यू ने क्या किया था, यही किया था। और अल्बाकाक्यू ने और भी क्या किया था? सबसे पहला क्वेश्चन जो था अल्बाकाक्यू की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्बाकाक्यू ने क्या बोला था, गोवा को कैप्चर किया था कहां से? बीजापुर के सल्तनत से। कहां से? बीजापुर के सुल्तान से। कहां से? बीजापुर के सुल्तान थे। ओके, तो ये सही है। नाउ ट्रिस्टाओ दी ब्रागना का कुना, तो उसको टीडीबी कुना बोलते हैं। कुना ने क्या किया? प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट फ्रॉम गोवा। भाई ये तो एक अपने पास गवर्नर था पोर्तुगीज का, ठीक है, जो आया था इंडिया, ठीक है ना, पोर्तुगीज को एक्सपांड करने के लिए। ये कोई इंडियन नेशनलिस्ट या फिर एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट नहीं था। दूसरा वाला कैसे आएगा? तीसरा, इंडिया एनेक्स द पोर्तुगीज इंडियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव थ्रू एन आर्म्ड एक्शन कंडेम्ड ऑपरेशन विजय इन 1960। ये गलत है भाई, 1960 में 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था, उससे उसने क्या कर लिया? गोवा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा। तो हमसे कट पूछा है, कट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कट क्या है? करेक्ट। रुक जाओ भाई, ये वाला सही हो जाएगा फिर, क्योंकि ये दूसरा कूना होगा। ये तो गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। उस हिसाब से अगर हम निकाले ना तो ये आ जाएगा आंसर।